हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस के बारे में। ये इंग्लिश ग्रामर का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बहुत ही इजीली बना लेते हैं। आई ईट, आई प्ले, आई डांस, आई गो टू द मार्केट, आई ईट पानी पूरी। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस तो हम इजीली फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन बात जब आती है बड़े सेंटेंसेस फॉर्म करने की, अपने विचारों को, जो लंबे विचार हैं, छोटे-छोटे थॉट्स नहीं हैं, लंबे थॉट्स हैं, उनको एक सेंटेंस में फॉर्म करने की बात जब आती है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, तो हम नहीं कर पाते हैं, हम अटक जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम कंजंक्शंस को मिस करते हैं। छोटे-छोटे वर्ड्स हैं कंजंक्शंस, एंड, फॉर, दैट, बट, यट, सो, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने में। कंजंक्शंस का काम होता है वर्ड्स को जोड़ना, सेंटेंसेस को जोड़ना, क्लॉजेस को जोड़ना। क्लॉजेस यानी वाक्यांश, खंड जिन्हें कहते हैं, बड़े-बड़े सेंटेंसेस के छोटे-छोटे खंड। इनको जोड़ने का जो काम करता है आपस में, जो एडहेसिव यानी एक गोंद समझ लीजिए, चीज़ों को हम जोड़ने के लिए गोंद का यूज़ करते हैं, तो उस तरह से ये गोंद है इंग्लिश ग्रामर का। ये छोटे-छोटे सेंटेंसेस को, छोटे वर्ड्स को जोड़कर आपको एक बड़ा सेंटेंस दे देगा। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, इसमें जो एक्सरसाइज़ेज़ दिए हैं मैंने, उनको करने के बाद आप बड़े-बड़े सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएँगे। रिटन एग्ज़ाम्स में जो बड़े सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उन्हें आप ईज़िली समझ पाएँगे और उन पे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन पे बेस्ड रिटन एग्ज़ाम्स में कई बार आपको पैराग्राफ्स दिए रहे, आपको उनमें से आंसर्स ढूँढ के निकालने हैं। तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, आइए देखते हैं इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या-क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजंक्शंस। इंग्लिश में इन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय या फिर संयोजन ये भी कहते हैं। आगे हम वीडियो में देखेंगे। ये इतना लंबा वर्ड समुच्चय बोधक अव्यय, इसको शॉर्ट में हम संयोजन कहते हैं। संयोजन या फिर समुच्चय बोधक का मतलब है कि चीज़ों को जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला। इसलिए इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या संयोजन, कंजंक्शंस इंग्लिश में। पहला आप जो सीखेंगे वो ये है कि व्हाट इज अ कंजंक्शन, संयोजन क्या है। सेकेंडली, पर्पस ऑफ कंजंक्शंस, संयोजन का उद्देश्य क्या है, ये करता क्या है, इसका काम क्या है। तीसरा है हाउ कंजंक्शंस ऐड वैल्यू टू अ सेंटेंस, संयोजन या समुच्चय बोधक अव्यय जिन्हें कहते हैं, एक वाक्य में मूल्य कैसे जोड़ते हैं। मूल्य जोड़ने का मतलब वो क्या वैल्यू ऐड करते हैं सेंटेंस में, किस तरह से अपना रोल निभाते हैं, उनके होने से क्या फ़ायदा होता है सेंटेंसेस को। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, संयोजन के प्रकार। व्हाट डू दे लुक लाइक, वे कैसे दिखते हैं, ये अगला टॉपिक होगा। सेंटेंसेस में हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। बहुत सारे एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, गवर्नमेंट हो या कुछ प्राइवेट कुछ भी, आपको इस तरह के एक्सरसाइजेस दिए रहेंगे जहाँ पे कि कंजंक्शंस को पहचानना है। तो वो आप कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। फिर आएगा वेयर टू प्लेस देम इन अ सेंटेंस, उन्हें वाक्य में कहाँ रखा जाए, शुरू में रखा जाए, बीच में रखा जाए कि लास्ट में रखा जाए, वो भी हम देखेंगे। लास्ट में रहेगा एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स दूंगा, ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्रैक्टिस सेट्स करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है। उसके भी पहले आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड है, इसको बहुत से लोग प्रोनाउंसिएशन ऐसे पढ़ते हैं, वो गलत है। ये है प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ये स नहीं होगा, शन होगा। TION, शन होता है, प्रोनाउंसिएशन। ओके। अब कंजंक्शन को कैसे पढ़ेंगे आप? CON, कन, JUNC, जंग,
TION, शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। हिंदी में देख लीजिए, आपको इजी हो जाएगा समझने में। कन जंक, ज के ऊपर ये बिंदी दी हुई है, कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। इसको आप बार बार बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में हो सकता है नहीं नहीं होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, एक बार में आप बोल पाएंगे कंजंक्शंस, कंजंक्शन। फिर इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, phrases, clauses और sentences। समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजन भी जिसे कहते हैं, यानी कि कंजंक्शन, भाषण का वह हिस्सा है। भाषण कहने का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच, स्पीच को भाषण कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया भाषण का वह हिस्सा। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। उसमें से हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन भाषण का वह हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह हिस्सा है, जिसका उपयोग शब्दों, वाक्यांशों, वर्गों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सो बेसिकली कंजंक्शन ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड्स भी होंगे और डबल भी होंगे, दो वर्ड्स के भी को भी मिलाकर एक कंजंक्शन बनता है, हम आगे देखेंगे वीडियो में। वो ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वाक्यांशों यानी वाक्य के अंशों को, बड़े बड़े सेंटेंसेस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके छोटे छोटे जो अंश होते हैं, छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वर्गों, ये क्लॉजेज हो गया। क्लॉजेज क्या होता है और फ्रेजेस क्या होता है। फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होता है, सॉरी, ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है इसमें। आई वेंट टू स्विम, अब ये जो टू स्विम है ये फ्रेज हो गया। और क्लॉजेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होता है। आई वेंट टू स्विम, इसमें सब्जेक्ट भी है आई और वर्ब भी है वेंट। और सेंटेंसेस, बड़े बड़े जो वाक्य होते हैं उनको भी जोड़ने के लिए ये कंजंक्शन काम आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, यट, दो, although, although, even though, while, etc। हिंदी में और, एंड के लिए और आ गया, बट के लिए लेकिन आ गया, फॉर के लिए आ गया, नॉर मतलब न ही, और मतलब या, सो मतलब फिर भी, यट मतलब हालांकि, दो मतलब हालांकि, ऑल दो मतलब भले ही, इवन दो मतलब जबकि, एक्सेट्रा। तो वो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं। आगे देखते हैं इनका पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ कंजंक्शंस, संयोजन का उद्देश्य क्या है, ये सेंटेंसेस में क्या काम करता है। कंजंक्शंस वर्क्स टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, हिंस इट इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इन्हें कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। कनेक्टिंग मतलब जो किसी चीज को कनेक्ट करता हो। Without conjunctions, you will be forced to use multiple short sentences to express every long thought. संयोजन के बिना आपको हर लंबे विचार को व्यक्त करने के लिए एक से ज्यादा कई छोटे छोटे वाक्यों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ इसका एक, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है। आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड। मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे बाद में बर्तन धोना पसंद नहीं। अब ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, दो दो तीन तीन वर्ड के, चार वर्ड के, पांच वर्ड के। अब इनको अलग अलग बोलना पड़ रहा है, हर एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप। तो ये बड़ा ही एक मुश्किल काम हो जाता है किसी लंबे
एग्जाम्पल को, किसी लंबे थॉट प्रोसेस को इतने लंबे तरीके से बोलना। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड। मुझे खाना बनाना और खाना पसंद है, लेकिन बाद में बर्तन धोना पसंद है। तो यहाँ देखिए आप, ये कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है। एक ही बार में मैंने अपने सारे विचार व्यक्त कर दिए, छोटे छोटे कंजंक्शंस को यूज करके। एंड बट, यहाँ पे हर एक सेंटेंस बोलने के बाद मुझे रुकना पड़ रहा था। सामने वाले को भी सुनने में और उसको पूरा प्रोसेस करने में, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि यहाँ पे एक बार में उसको समझ में आ गया कि सामने वाले को खाना बनाना और खाना पसंद है, लेकिन बाद में बर्तन धोना पसंद नहीं। आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड। मुझे खाना बनाना और खाना पसंद है, लेकिन बाद में बर्तन धोना पसंद है। ये बहुत ही एक स्मूथ सा सेंटेंस बन गया है, एकदम ईजी, नदी की तरह बहता हुआ, स्लो। यहाँ पे बहुत रुक रुक के थॉट हो रहा था, प्रोसेस, विचार व्यक्त हो रहा था। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई लाइक ब्रेड एंड बटर। मुझे रोटी और मक्खन पसंद है। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, आई लाइक ब्रेड, आई लाइक बटर। दो अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंसेस। लेकिन हम जब ऐसे बोल रहे हैं, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, तो एक ही सेंटेंस में हमारा काम हो गया, बहुत ही स्मूथ। द टर्टल लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ। कछुआ पानी और जमीन दोनों पर रहता है। अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसे बोलना होता, द टर्टल लिव्स इन वाटर, द टर्टल लिव्स ऑन लैंड बोथ, तो बड़ा ही अटका हुआ सा सेंटेंस लग रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस। जबकि स्मूथ सेंटेंस ऐसे बना, द टर्टल लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ। कछुआ पानी और जमीन दोनों पर रहता है। आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट। मुझे पता है कि वह बुद्धिमान है। पवन इज गुड बट हिज ब्रदर इज बैड। पवन अच्छा है, लेकिन उसका भाई बुरा है। यहाँ पे हमने चार कंजंक्शंस देखा, एंड, यहाँ भी एंड है, दैट और बट, तीन कंजंक्शन देखा हमने। अब यहाँ पे और कंजंक्शंस देखते हैं। ही इज अ सोल्जर येट ही इज नॉट ब्रेव। वह एक सैनिक है, फिर भी वह बहादुर नहीं है। येट का मतलब होता है फिर भी। तो हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा, ही इज अ सोल्जर, ही इज नॉट ब्रेव। इनको हमने येट के थ्रू जोड़ के एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, एक विरोधाभास दिखाया है। यूजुअली, नॉर्मली सोल्जर से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो बहादुर होगा, सोल्जर है मतलब बहादुर होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक विरोधाभास दिखा रहे हैं, येट वर्ड यूज करके, कि वह एक सैनिक है, फिर भी वह बहादुर नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नीदर अ डॉग नॉर अ कैट। मेरे पास न तो कुत्ता है और न ही बिल्ली है। तो ये छोटे छोटे वाक्यांशों को, सेंटेंसेस को, पार्ट्स को यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। एक सेंटेंस में दो कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। नीदर, नॉर, दोनों का ही मतलब होता है। नीदर का मतलब न तो, नॉर का मतलब न ही। और ये हमेशा एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दोनों यूज होते हैं। नीदर और नॉर, ये इनकी जोड़ी है, जहाँ भी यूज होंगे साथ में यूज होंगे, अलग अलग नहीं यूज होते हैं। शी वॉज स्टडिंग वाइल आई वॉज वॉचिंग द मैच। जब मैं मैच देख रहा था तब वह पढ़ाई कर रही थी। ये दो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं।
शी वॉज स्टडिंग, आई वॉज वॉचिंग द मैच। 2 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनको हमने वाइल सब से जोड़ के एक इनमें कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है हमने कि जब वो पढ़ रही थी तब मैं मैच देख रहा था। यही अगर अलग-अलग बोलते शी वाज़ स्टडिंग, आई वाज़ वॉचिंग द मैच, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि नहीं समझ में आता कि ये मैच कब देख रहा था। क्या हुआ जब पढ़ाई कर रही थी तब या उसके पहले या उसके बाद? लेकिन जब हमने यहाँ पे व्हाइल यूज़ कर दिया, तो ये सेंटेंस से क्लियर है कि हाँ, जब वो पढ़ाई कर रही थी, तब वो मैच देख रही। तो ये होता है पावर ऑफ कन्विक्शन। एक छोटे से वर्ड से पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। ये नहीं होता, तो हमें नहीं पता चलता कि मैच कब देख रहा है, जब वो पढ़ रही है या उसके पहले या उसके बाद। लेकिन यहाँ पे ये व्हाइल लगा देने से हमें समझ में आ गया कि हाँ, जब वो पढ़ रही थी तभी वो मैच देख रहा था। Though I do not usually drink coffee, I have had 2 cups today. हालाँकि मैं आमतौर पर कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, लेकिन मैंने आज 2 कप पी। कंजंक्शन दो को हमने सेंटेंस के शुरू में लगाया। वो 99% आप देखेंगे सेंटेंस के बीच में लगता है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी देखिए बीच में लगा। कई बार दो, ऑल्दो ये सब जो है ये सेंटेंस के शुरू में भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई डू नॉट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी, आई हैव हैड 2 कप्स टुडे। मैं आमतौर पर कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मैंने आज 2 कप पी। लेकिन जब हमने दो लगा दिया, तो हालाँकि वर्ड आ गया हिंदी में और यहाँ पे एक और एडिशनल वर्ड यूज़ हो गया, लेकिन। मैं मैं आम तौर पर कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। वो बन गया हालाँकि मैं आम तौर पर कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, लेकिन मैंने आज 2 कप। तो इस कंजंक्शन के यूज़ से हमें ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मल दिनों में वो कॉफ़ी नहीं पीता है, लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। आज उसने 2 कप कॉफ़ी पी ली। अपना जो डेली उसका रूटीन है, उससे हट के कुछ काम किया है उसने। तो एक कंजंक्शन के यूज़ से सेंटेंसेस के मतलब बदल जाते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। संयोजन कितने प्रकार के। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, दे कैन बी ऑफ बिलो मेंशन 2 टाइप्स। उनकी संरचना के आधार पर वे नीचे उल्लिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। संरचना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई चीज़ किस चीज़ से बना है, उसके बनने में क्या-क्या लगा है, कैसा दिखता है, कैसा बना है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ में बाँट सकते हैं, सिंगल वर्ड कंजंक्शन और कंपाउंड कंजंक्शन। मैंने पहले भी बताया कंजंक्शंस 2 तरह के हो सकते हैं, सिंगल वर्ड्स के भी हो सकते हैं या फिर यहाँ पे देखिए 2 वर्ड इवन दो, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज़ वेल एज़ सून एज़ लॉन्ग एज़। 2 या 3 वर्ड्स के भी कंजंक्शंस होते हैं और सिंगल वाले हैं एंड, बट, फॉर, नॉर एटसेट्रा। इनके यूसेज हम आगे देखेंगे। इसके पहले हमने देखा कि उनकी संरचना क्या था, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, वो कैसे दिखते हैं, उसके आधार पर हमने उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। अब देखते हैं कि बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, दे कैन बी ऑफ बिलो मेंशन्ड 2 टाइप्स। उनके कार्य के आधार पर वे नीचे उल्लिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले हमने देखा उनके संरचना के आधार पर, अब देखते हैं उनके फंक्शन के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर। किस तरह के काम करते हैं वो, उसके आधार पे हमने उनको 2 कैटेगरीज़ में बाँटा है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। भारी-भारी वर्ड्स दिख रहे हैं, लग रहा है कि अबे अरे यार ये क्या है इतना भारी भरकम वर्ड। घबराइए मत, समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। नाम भले ही ये भी हो, समझना इसको बहुत आसान है। मैं आपको समझाता हूँ आगे।
तो जो पहला है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या है? अ कंजंक्शन प्लेस्ड बिटवीन वर्ड्स, phrases, clauses और sentences of equal rank। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल रैंक मैं समझाऊंगा ये है क्या। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समान रैंक के शब्दों, वाक्यांशों, खंडों या वाक्यों के बीच रखे गए संयोजन को समन्वय संयोजन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। ये फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज़्यादा डीपली बाद में समझेंगे हम। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि इनको वाक्यांश या खंड भी कहते हैं। बड़े बड़े सेंटेंसेस के छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे वाक्यांश। ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? समान रैंक, एक तरह के महत्व वाले, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये एक समान महत्व के वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी आपको शायद समझ में ना आ रहा हो कि भाई एक समान महत्व क्या मतलब, एक समान रैंक का क्या मतलब। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इट जॉइंस टू कंप्लीट सेंटेंसेस, sentences which are independent, one action doesn't depend on the other one। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो क्या करता है? यह दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ता है। वाक्य जो स्वतंत्र है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्ले गिटार, और एक और सेंटेंस होगा यहाँ पे, आई प्ले पियानो। दोनों को एंड से जोड़ दिया, आई प्ले गिटार एंड पियानो। तो आप देख रहे हैं दोनों एक समान रैंक के सेंटेंसेस हैं, एक समान रैंक के, एक समान महत्व के वर्ड्स हैं। गिटार और पियानो दोनों एक ही तरह के वर्ड्स हैं, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है इनमें, कोई विरोधाभास नहीं है। सेंटेंसेस भी सेम है बिल्कुल, आई प्ले गिटार, आई प्ले पियानो। दोनों को जोड़ के हमने बना दिया आई प्ले गिटार एंड। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला है कि वर्ड्स को जोड़ता है, गिटार और पियानो को जोड़ा। अब सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे जोड़ता है। आई लाइक टू वॉक, आई लाइक टू टॉक। ये मिलके बन गया आई लाइक टू वॉक एंड टॉक। मैं चलना और बातें करना पसंद करता हूँ। सेंटेंसेस बिल्कुल समान रैंक के हैं, समान महत्व के हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास तब होता जब एक काम हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को विरोधाभासी सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक जैसे सेंटेंसेस हैं, तो इसको हमने जोड़ के आई लाइक टू वॉक एंड टॉक बना दिए। क्लॉजेस, रोहित प्लेज फुटबॉल बट सूरज प्लेज क्रिकेट। दोनों सेम रैंक के हैं, एक ही जैसे हैं, एक तरह का काम कर रहे हैं, तो इनको हमने बट लगा के यूज कर लिया। यहाँ पे रोहित फुटबॉल खेलता है लेकिन सूरज क्रिकेट खेलता है। देर आर ओनली 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो आपको याद रखने बहुत ही ईजी होगा। कहीं एग्जाम में किसी में पूछा गया कि भाई नेम द 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उन्हें आप लिखें, तो आप बहुत ही ईजिली ये 7 लिख सकते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछे कि इन वाक्यों में जो कंजंक्शंस हैं वो किस तरह के कंजंक्शंस हैं, उनको आपको पहचानना है, तो आप बहुत ही ईजिली ये जितने भी 7 यहाँ पे हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इनके आगे आप लिख सकते हैं कि हाँ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको याद रखने का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट आप उठा लीजिए। फॉर का एफ आ गया, एंड का ए, नॉर का एन, बट का बी, और का ओ, येट का वाई।
सो का यस। ये बन गया फैन बॉयज। ये आपको याद रहेगा बहुत इजीली। आप मन में दोहराइए एक बार, आंखें बंद कीजिए। फैन बॉयज। फैन हो गया पंखा, बॉयज हो गए लड़के, पंखे लड़के, फैन बॉयज। ये आपको हमेशा याद है। तो इससे आप ये वर्ड्स भी याद कर पाएंगे। अच्छा, फैन, एफ, एफ से फॉर था, ए से एंड था, एन से नॉट। इस तरह से आप बहुत ही इजीली इसको याद रख पाएंगे, कहीं भी पहचानना आपके लिए बहुत ही आसान। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है फॉर। ही वॉज हैप्पी फॉर ही हैड वोन द लॉटरी। वह खुश था क्योंकि उसने लॉटरी जीती थी। फॉर का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि उसने लॉटरी जीती थी वह खुश था। आई लव टीचिंग एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स क्लियर गवर्नमेंट एग्जाम्स। मुझे छात्रों को पढ़ाना और सरकारी परीक्षाओं को पास करने में मदद करना पसंद। नॉर का एग्जाम्पल देखते हैं। शी कैनॉट डांस नॉर सिंग। वह न तो नाच सकती है और न ही गा सकती है। मैंने इसके पहले बताया था कि नीदर और नॉर ये दोनों एक साथ आता है। नीदर की जगह पे कैनॉट भी आ सकता है। यहाँ पे हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, शी कैन नीदर डांस नॉर सिंग। और हमने ऐसे लिखा है, शी कैनॉट डांस और नॉर सिंग। तो एक ही बात, दोनों का नीदर और कैनॉट एक दूसरे के जैसा ही मीनिंग है। दोनों दोनों का मतलब है न तो। वह न तो नाच सकती है और न ही गा सकती है। नॉर का मतलब न ही। आई लाइक टी बट माई वाइफ प्रिफर्स कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद है लेकिन मेरी पत्नी कॉफ़ी पसंद करती है। माई फ्रेंड्स विल विजिट अस एट आवर हाउस और सत्याज हाउस। मेरे दोस्त हमारे घर या सत्या के घर पर हमसे मिलने आए। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि समान रैंक यानी एक ही तरह के महत्व के सेंटेंसेस। शी कैनॉट डांस, शी कैनॉट सिंग। आई लाइक टी, माई वाइफ लाइक्स कॉफी, माई वाइफ प्रिफर्स कॉफी। प्रिफर लाइक एक ही, दोनों एक तरह के सेंटेंसेस हैं। उनको हमने जोड़ के कंजंक्शन से बना दिए। माई फ्रेंड्स विल विजिट अस एट आवर हाउस, माई फ्रेंड्स विल विजिट एट सत्याज हाउस। दोनों को सेंटेंस एक वो और से जोड़ा, तो लंबे सेंटेंसेस को, दो लंबे सेंटेंसेस को हमने एक छोटा सेंटेंस बना लिया। येट का एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ओवरवेट येट ही कीप्स ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड। वह अधिक वजन वाला है फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, वह सभी प्रकार के जंक फूड खाता रहता है। दो समान महत्व वाले सेंटेंसेस हैं। वह अधिक वजन वाला है और एक सेंटेंस है वह सभी प्रकार के जंक फूड खाता है रहता है। इनको हमने फिर भी से जोड़ दिया, येट से जोड़ लिया। ही इज ओवरवेट ही कीप्स ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड। जब हमने कंजंक्शन यूज किया तो इसका मतलब ऐसे बन गया, इज ओवरवेट येट ही कीप्स ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड। पहले नहीं समझ में आ रहा था कि दोनों का आपस में लिंक क्या है, लेकिन जैसे ही हमने येट लगाया तो हमें समझ में आया कि वो अधिक वजन वाला है फिर भी वह सभी प्रकार के जंक फूड खाता रहता है। अगर ये नहीं यूज करते तो ये सिंपल सा एक था कि वह सभी प्रकार के जंक फूड खाता रहता है। ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ही वॉज वेरी एंग्री सो ही लेफ्ट द मीटिंग। वह बहुत गुस्से में था इसलिए बैठक छोड़कर चले गए। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ही वॉज वेरी एंग्री, ही लेफ्ट द मीटिंग। वह बहुत गुस्से में थे, बट वह बैठक छोड़कर चले गए। जब हमने सो लगा दिया इसलिए, तो इसका मीनिंग कुछ ऐसे बना, वह बहुत गुस्से में थे इसलिए बैठक छोड़ कर चले गए। ओके, अब जो दूसरा टाइप का कंजंक्शन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होता है,
This type of conjunctions are used to connect one independent and one dependent sentences or clauses. इस प्रकार के संयोजनों का उपयोग एक स्वतंत्र और एक आश्रित वाक्य या खंड को जोड़ने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस का एक भाग सेंटेंस के दूसरे भाग पे डिपेंड होना मतलब आश्रित होना मतलब उसके होने की वजह से सेंटेंस के एक भाग के एक हिस्से के होने की वजह से दूसरा हिस्सा होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगा हमें। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल्दो, आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, इतने सारे हैं, आप पढ़ लेना इनको। इनके यूसेस देखते हैं आगे। सुमन wore a chiffon साड़ी although it was a cold day. सुमन ने शिफॉन की साड़ी पहनी थी हालांकि यह एक ठंडा दिन। सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, देखिए। ठंडा दिन था फिर भी उसने शिफॉन की साड़ी पहनी, तो इसलिए यहाँ पे ये although यूज हुआ, हालांकि। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद वह खेलने चला गया। वो खेलने कब गया? जब उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो उसके खेलने जाने उसके होमवर्क को पूरा करने पे डिपेंडेंट था कि वो खेलने जाएगा या। चूंकि वो होमवर्क पूरा कर लिया तो खेलने गया, नहीं किया होता तो नहीं जा पाता। लीव द चेयर्स एज दे आर। कुर्सियों को वैसे ही छोड़ दे जैसे वे। आई लव टू पेंट बिकॉज इट इज फैसिनेटिंग। मुझे पेंटिंग करना पसंद है क्योंकि यह दिलचस्प है। क्योंकि यह एक दिलचस्प काम है, एक इंटरेस्टिंग काम है, इसलिए मुझे पेंटिंग करना पसंद है। तो ये जो पेंटिंग का जो काम है ये डिपेंडेंट है इसके दिलचस्प होने पे, इसके इंटरेस्टिंग होने पे। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता तो मैं ये नहीं कर, चूंकि है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस का एक पार्ट डिपेंडेंट होता है दूसरे पार्ट। और हमेशा इन केसेस में आप देखेंगे जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट होता है सेंटेंस का बाकी का हिस्सा, उसके पहले लगता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई विल डाई बिफोर आई सरेंडर। आत्मसमर्पण करने से पहले मैं मर जाऊं। तो इसका जो मरना है ये डिपेंडेंट है उसके सरेंडर करने या ना करने पे। अगर करना पड़ा तो मर जाएगा, नहीं करना पड़ा तो बचेगा। तो इसलिए इसके पहले ये कंजंक्शन लग रहा है। शनाया डज नॉट नो हाउ टू राइट अ लेटर। पत्र कैसे लिखते हैं या शनाया को नहीं आता। टू राइट अ लेटर ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। शनाया डज नॉट। आइए कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फ्रॉम द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कहने का मतलब ये ब्रैकेट। तो आपको इन सेंटेंसेस में करना क्या है, हर एक सेंटेंस के आगे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में। उनमें से जो सही ऑप्शन है वो चुन के आपको इसमें भरना है। वीडियो पॉज करके एक एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद
ये जो ऑप्शंस हैं उनका भी मतलब ढूंढिए, गूगल से या जहाँ से भी डिक्शनरी है तो डिक्शनरी से ढूंढिए और देखिए कि इनमें से कौन सा करेक्टली यहाँ पे बैठ रहा है। मैं कुछ आपको बना के बता देता हूँ, इसके आंसर्स भी मैंने बाद में दिए हुए हैं, बट मेरा सजेशन होगा अगर ईमानदारी से पढ़ना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखना है, फ़र्क देखना है, शुरू में आप क्या थे जब आपने ये क्लासेस स्टार्ट किए और ख़त्म होने के बाद आप में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या फ़र्क आया है, वो देखना है। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से इनको करिए, इन एक्सरसाइज़ को, चीटिंग मत करिएगा। तो पहला है आई विज़िट द ताजमहल, ब्लैंक आई गो टू आगरा। आई यानी मैं, विज़िट यानी किसी जगह पे जाना, दी ताजमहल मैं ताजमहल जाता हूँ, ब्लैंक आई गो टू आगरा मैं जाता हूँ आगरा। मैंने यहाँ जाता हूँ क्यों किया, जाता था, जाता, जाऊँगा इसलिए नहीं किया क्योंकि विजिटेड नहीं है, टी-ई-डी होता तो पास्ट फॉर्म होता, गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट, वो वेंट गॉन, ना तो वेंट है ना कौन है, तो इसलिए मैं प्रेजेंट वाला फॉर्म मान के चल रहा हूँ। तो आई विजिट द ताजमहल, ब्लैंक आई गो टू आगरा। मैं ताजमहल विजिट करता हूँ, मैं आगरा जाता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस में रहे वंस यानी एक बार, वेन एवर, वेन मतलब होता है कल, कब, वेन एवर का मतलब होता है जब भी, वेयर एवर का मतलब होता है कहीं भी। तो एक एक करके इनको यहाँ पे हम डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस सही साउंड कर रहा है कि नहीं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है या नहीं। आई विजिट द ताजमहल वंस आई गो टू आगरा। मैं ताजमहल विजिट करता हूँ एक बार जब मैं आगरा जाता हूँ। नहीं, यहाँ पे जब को नहीं रखें, जब को हटा दीजिए। आई विजिट ताजमहल मैं ताजमहल विजिट करता हूँ, जाता हूँ, वंस एक बार मैं आगरा जाता हूँ। ये सेंटेंस कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब अगर वेन एवर, जब भी, आई विजिट द ताजमहल मैं ताजमहल जाता हूँ जब भी मैं आगरा जाता हूँ, ये करेक्ट साउंड कर रहा है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं एक बार, वेर एवर कहीं भी, मैं ताजमहल जाता हूँ कहीं भी मैं आगरा जाता हूँ, ये गलत लग रहा है, सेंटेंस अटपटा लग रहा है। तो सबसे करेक्ट जो आंसर लग रहा था हमें वो यही है, वेर एवर जब भी। मैं ताजमहल विजिट करता हूँ, मैं ताजमहल जाता हूँ जब भी मैं आगरा जाता हूँ। तो बेसिकली ये कहने वाला कह रहा है कि मैं जब भी आगरा जाता हूँ ताजमहल विजिट जरूर करता हूँ। इस तरह से ये वेरेवर वाला जो आंसर है ये करेक्ट। दिस इज द प्लेस, यह वह जगह है, दिस का मतलब होता है यह जगह है, ब्लैंक वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। हम रहे थे, स्टे मतलब रहना होता है, स्टेड रहे थे, पास्ट टेंस से, देखिए ईडी लग गया तो पास्ट टेंस बना। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ड के साथ ईडी लगा हुआ है कि आईएनजी लगा हुआ है कि ईएस लगा हुआ है या एस लगा हुआ है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये वी स्टेड लास्ट टाइम पिछली बार, वी विजिटेड जब हम गए थे। दिस इज द प्लेस ब्लैक वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। यह जगह है ब्लैक हम रहे थे पिछली बार जब आए थे, जब को हटा दीजिए, हम आए थे। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेन का मतलब होता है कब या फिर जब, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। हाउ का मतलब आपको पता होगा कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। दिस इज द प्लेस वेयर कहाँ हम रहे थे पिछली बार
हम आए थे, वी विजिटेड। ये सेंटेंस मज़ा नहीं आ रहा है, अटपटा सा लग रहा है। दिस इज़ द प्लेस, सॉरी, ये इसका वेयर ही करेक्ट आंसर होगा एक्चुअली, व्हेन और हाउ नहीं। दिस इज़ द प्लेस व्हेन यानी कब या जब हम रहे थे पिछली बार जब आए थे। कैसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हाउ। यह जगह है कैसे हम आए थे पिछली बार रहे थे। इसका सही आंसर वेयर है। यह वही जगह है ज जहाँ हम ठहरे थे, जहाँ हम रहे थे जब हम पिछली बार आए थे। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। तो इस तरह से आपको बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ेगा। थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ तो देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो रहा था, बट मैं पकड़ लिया इसको। तो उसी तरह से आपको भी पकड़ना पड़ेगा। ब्लैंक यू विन फर्स्ट प्लेस, यू विल रिसीव अ प्राइज़। इफ करेक्ट आंसर होगा, इफ यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज़। अगर तुम पहले स्थान पर आओगे तो तुम्हें एक प्राइज़ मिलेगा। वेयरएवर का मतलब होता है जब भी, अनलेस का मतलब होता है कोई काम अगर आप नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, वहाँ पे अनलेस यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इनको बनाइए, उम, ईमानदारी से बनाइएगा, कोई चीटिंग नहीं, आपको ये बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं इनके, और भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, को भी बनाइए। सबके आंसर दिए हुए हैं मैंने, आप मिला लीजिए, क्रॉस चेक करिए अपने आंसर से, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्यों मिस्टेक हो रहा है, ये ढूँढने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज़ बनाएँगे, आपको उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। थ्योरी मैं पढ़ा दूँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज़ नहीं बनाएँगे, तब तक आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। एक्सरसाइज़ का यही इम्पोर्टेंस, प्रैक्टिकल। हर जगह, हर एग्ज़ाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 चीज़ें होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एक्सरसाइज़ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको बताया था कि अ, इक्वल रैंक पे यानी समान महत्व वाले 2 वर्ड, 2 सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए काम आता है। सबऑर्डिनेटिंग होता है, यहाँ पे एक हिस्सा सेंटेंस का कंप्लीट होगा, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना रहा होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। दूसरा हिस्सा उसी सेंटेंस का अधूरा होगा, वो डिपेंडेंट होगा पहले से। ये पहला सेंटेंस पहला पार्ट जो है वाक्यांश, खंड जिनको कहते हैं क्लॉज़, फ्रेज़, ये डिपेंडेंट होंगे दूसरे पार्ट। तो आपको वहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करने हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस केवल 7 हैं। फैन बॉयज़ आपको अगर याद हो तो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, फैन बॉयज़। तो इनमें से इन एक्सरसाइज़ेज़ में, इस एक्सरसाइज़ में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भरने हैं। बट, और, एंड, नॉर, फॉर, ये सब। पहला वाला है माय कार हैज़ अ रेडियो, ब्लैंक अ सीडी प्लेयर। माय कार हैज़ अ रेडियो एंड अ सीडी प्लेयर। मेरे कार में एक रेडियो है और एक सीडी प्लेयर। यहाँ बट या और नहीं लगेगा, आप लगा के देखिए, सेंटेंस आपको गलत लगेगा, खुद ही गलत लगेगा, और वेट नहीं लगेगा, कोई सेंस नहीं बना रहा वो सेंटेंस। शानू हेड्स टू लिसन टू रैप म्यूजिक, ब्लैंक विल शी टॉलरेट हेवी मेटल। शानू रैप म्यूजिक पसंद करती है, नफरत करती है, हेट्स नफरत करती है, रैप म्यूजिक सुनना, लिसन मतलब सुनना। ब्लैंक विल शी टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। हेवी मेटल ये एक तरह का म्यूजिक है,
हेवी मेटल हो गया, रैप म्यूज़िक हो गया, ये तरह के म्यूज़िक है। शानो रैप म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं करती है, लेकिन बट विल शी टॉलरेट हेवी मेटल? क्या हुआ? हेवी मेटल बर्दाश्त कर लेगी? पूजा wanted to drive to Bihar, but Manish insisted that they fly. पूजा बिहार ड्राइव करके जाना चाहती थी, लेकिन मनीष ने फ्लाइट में जा एरोप्लेन में जाने का डिसाइड किया। इंसिस्ट करना मतलब होता है किसी चीज़ को डिसाइड करके उसको दूसरे के ऊपर थोपना, ज़बरदस्ती किसी को करवाना ये काम। तो इस तरह से आप एक्सरसाइजेस बनाइए, बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक्स गाइस, यही इतना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कंजंक्शंस में। पूरे वीडियो को शुरू से फिर से देखिए, एक बार दो बार, जब तक आपको क्लियर ना हो। और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं हो पाएगा, थ्योरी रट लिया उससे काम होगा नहीं। अगर एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने हैं, कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी, इंटरव्यू क्लियर करना है, बातचीत करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस बनाइए आप। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज बनाएंगे उतना आप अटकेंगे, डेफिनेटली अटकेंगे। और जितना अटकेंगे उतना आप आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर आपको वाकई में सीखना है तो। नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है अगर नहीं सीखना है तो जो लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे वो डेफिनेटली और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, उनका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ये मैथ्स बनाने की तरह है, जितना प्रैक्टिकली बनाएंगे मैथ्स को उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो थ्योरी पढ़ लेने से नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पे मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। कुछ भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।